कल मैंने आपके साथ में सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था मैंने कि सर एक तो होती है कंपनी ACPCS, ठीक है, और दूसरा होता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है। एक तो होती है कंपनी की ACPCS, ठीक है सर, ये आ गया हमको। दूसरा होता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन कि सर कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड या इनकॉर्पोरेटेड and registered either under this act or any previous company law or any previous company law, ठीक है। तो सर ये होती है कंपनी की दूसरी डेफिनेशन। फिर अपन ने एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव देखा था, मतलब ओवरव्यू देखा था कि अपन इसमें मेजरली क्या क्या बातें पढ़ेंगे, वो केवल कुछ ही टॉपिक्स थे, और भी डिटेल्स हैं इसमें। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपन रीडिंग से स्टार्ट करना, सो दैट और भी अच्छा। कि सर रीडिंग क्यों करा रहे हो? रीडिंग इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें से माइन्यूट छोटी छोटी लाइंस में से क्वेश्चन उठा के आ जाते हैं, इसलिए हमको रीडिंग करनी बहुत ज्यादा नेसेसरी। आप सोचोगे भी नहीं कि सर इस लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ वहां से भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दक्ष अग्रवाल, कैन यू प्लीज रीड फॉर अस? Yes, sir. The Companies Act 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. The Companies Act 2013 was preceded by the Companies Act 2000 1956. कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या था कि सर 1956 का था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर भी जो बनी हुई थी वो कंपनी भी नए कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनी मानी जाएगी, ठीक है सर। सर ये एक्ट क्यों बनाया गया? टू कंसोलिडेट जो बिखरा हुआ था लॉ 1956 में, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, उसको एक साथ ले आए सब जगह, एंड अमेंड द लॉ। जो ये जो 1956 वाला चल रहा था इसको तो किया खत्म, चेंजेस किए और कंपनी से रिलेटेड कानून को चेंज कर दिया। अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। नेक्स्ट पैराग्राफ। Due to changes in the national and the international economic environment, and to facilitate expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with new legislation. देखो The हुआ क्या Companies था, 1956 वाला अपन 2010 तक तो खींच लिए, फिर चेंज की महसूस हुआ अपने को। सर कितने साल खींच लिया अपन ने? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं नहीं करते हुए भी 50+ ईयर्स अपन ने, 55 ईयर्स तक अपन ने पुराने लॉ को खींच लिया। कम देखो, बिजनेस वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां पर फ्रीक्वेंटली चेंजेस की दरकार होती है। तुम लोग सब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो क्या? एक तो अपने अपने वीडियो ऑन करोगे भाई। एंसिल फर्नांडीज, श्रुति खरतड़े, सुहान गोयल, ठीक है, जिया वोरा, सब जने अपने वीडियो स्ट्रिक्टली ऑन करेंगे। स्ट्रिक्टली मीन स्ट्रिक्टली, ये कोई रोज रोज बोलने वाली और टाइम खराब करने वाली बात नहीं है। ऑन रखना है मतलब रखना है, ठीक है। तो सर कम बिजनेस एरिना में इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए कि जो 55 साल पुराना एक्ट है वो आज की नीड्स को कैटर नहीं कर पा रहा था कोई कंपनी को। तो यार जब उसी में पुराने में 55 ईयर्स तक जब जब रिक्वायरमेंट हुई चेंजेस करते गए और चलाते गए, तो एंड में इतने चेंजेस हो गए कि लगा कि यार आज की नीड को फुलफिल भी नहीं कर पा रहा और चेंजेस पे चेंजेस किए जा रहे हैं। इससे अच्छा पुराने वाले को हटाओ और एक नया एक्ट ले आओ, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ बात है भी नहीं। सर अब क्या होगा, जैसे 2013 में आया, अभी करंटली क्या चल रहा है कि सर 2025, अभी इस एक्ट में अपन चेंजेस या अमेंडमेंट करके सेम 2013 वाले एक्ट को चला रहे हैं। जब आगे फ्यूचर में डाउन द लाइन ये लगेगा कि अब ये 2013 वाले एक्ट में भी एक मतलब बिल्कुल 100% चेंजेस चाहिए, तो हम इसको भी अबॉलिश कर देंगे और नया एक्ट लाएंगे। मान लीजिए 2040 में चाहिए नया एक्ट में जरूरत पड़ेगी, तो कंपनीज एक्ट 2040 उस समय जो भी आएगा वो निकालेंगे। तो जब तक क्या होगा सर, इसी को अमेंड कर करके चेंजेस कर करके चलाया जाएगा, इसी को अमेंड करके और चेंजेस करके चलाया जाएगा। जब अमेंडमेंट फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं होगी या एकदम बहुत ग्रैंड चेंजेस करने होंगे तब हम पुराना हटा के फिर नया लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ भाई। The Companies Act 2013 contains 470 sections and 7 schedules. The entire act has been divided into 29 chapters. A substantial part of this act is in the form of companies rules. ये समझो The ये क्या company है, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स।
दक्ष अग्रवाल, किसी से मिलने का टाइम दे रखा है क्या? नहीं सर। तो फिर इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा है? द सॉरी। सब्सटेंस। मुझे लगा कि कोई तेरी फ्रेंडी वेंडी वेट कर रही होगी, इसलिए फटाफट पढ़ के भागे, खत्म करें यार। चलो आ जाओ। तो सर कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं, ठीक है सर। 29 चैप्टर्स हैं। अब ये क्या लाइन हुई कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स? देखो क्या है कि अपन ने कंपनीज एक्ट तो बना दिया, पर कंपनीज एक्ट में मान लो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 3 है, तो बोला इसमें मेजर मेजर बातें ये हैं और बाकी का ये एस्पेक्ट गवर्न होएगा थ्रू कंपनीज रूल्स। जिस भी चीज के लिए रूल है, कंपनीज उसका नाम लिख देंगे और रूल, और जिस भी साल में वो बनाना है, मान लो 2015 या 2014, तो इस तरीके से कंपनीज एक्ट के साथ में अलग अलग उसको मतलब पूरा कौन करते हैं? कंपनीज रूल्स करते हैं। तो इन सबको साथ में उठा के पढ़ना पड़ेगा, साथ में लेके पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैंने तो केवल कंपनीज एक्ट पढ़ा है, उसके रूल्स में जाके देखा नहीं। अरे कंपनीज एक्ट पूरा कब, उसका मतलब इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा, एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरी चीज समझ में आएगी। ठीक है सर। जहां तक आपका सीए फाउंडेशन का सवाल है, सर हम लोग को कंपनीज रूल से इतना ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप फाउंडेशन पास करके इंटर में आएंगे, वहां पर आपको बहुत सारे रूल्स के रेफरेंसेस मिलने लगेंगे। तो वहां ये मत बोलना सर हमें तो कभी पढ़ा ही नहीं कि कंपनीज रूल्स भी होता है। कंपनीज रूल्स में, अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया सर, सेक्शन ये है, सेक्शन नंबर 5 कंपनीज एक्ट का ये है, एंड इसकी फर्दर डिटेल्स आपको कंपनीज रूल्स XYZ रूल्स 2015 2016 17 इसमें मिलेगी। तो सर वो फर्दर डिटेल्स के साथ में वो एस्पेक्ट पढ़ा जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आइए आगे पढ़ते हैं। पढ़ भाई। The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of the minority investors, and for the first time legislate the role of whistleblowers and provision relating to class action suit. Thus, this enactment seeks to make our corporate regulations more contemporary. देखो Really. देखो, जब 1956 से 2013 में चेंज हुआ, तुम सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं? मैंने अभी पूछा था, काफी लोग मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। यू शुड रीड। वो चटकारे वाला मसालेदार पेपर नहीं पढ़ना है अपने को। चटकारे वाला जो टाइम्स ऑफ इंडिया और है ना, उसकी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बिजनेस डेली पढ़ने का बोल रहा हूँ। बिजनेस डेली, यानी कि जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ये जैसे कि द हिंदू बिजनेस लाइन हो गया। द हिंदू का एक बिजनेस के लिए अलग से पेपर आता है, द हिंदू बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ पेपर्स थोड़े थोड़े पढ़ा करो। अभी इनिशियली सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, कुछ कुछ बातें ही समझ में आएंगी, बट इससे आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिलेगा कि बिजनेस वर्ल्ड में एक्चुअल में चीजें कैसे कैसे शिफ्ट हो रही हैं। तो यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो आपको पता पड़ता है, एक जेंसॉल इंजीनियरिंग नाम की लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड किस पे? NSE BSE पे लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर घपला हो गया, इसके अंदर इसके प्रमोटर्स ने पैसा साइफन कर दिया। तो सर उधर कंपनीज एक्ट की कौन कौन सी डिटेल्स लगेगी, आप अपना दिमाग लगाना चालू करते। इसलिए बोल रहा हूं पढ़ना जरूरी है। जब देखा 1956 वाले जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है वो इन चीजों से डील नहीं कर पा रहे हैं, चेंजिंग कॉर्पोरेट उससे रिक्वायरमेंट से, तो सर उन्होंने इसलिए भी इस लेजिस्लेशन को अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया, पुराने वाले को हटा दिया, नए वाले को ले आए। ये कुछ मायनों में अलग से है कंपनीज एक्ट। कैसे? कि सर ये माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के को स्ट्रेंथ देता है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। कैसे? एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, पर कैसे देखो। मान लो एक कंपनी में दो शेयर होल्डर्स हैं। एक तो है दक्ष अग्रवाल, जिसके पास में 90% शेयर इस कंपनी के, या 95%। और एक है मान लो एंसिल फर्नांडीज, उस कंपनी के बचे हुए 5% शेयर इसके पास में है। ठीक है, ओके सर। सर जब भी किसी मैटर पे डिसीजन लेना होगा, तो सर हर शेयर के पीछे एक वोटिंग राइट होता है या नहीं होता है? सुना है आपने? यस सर। तो सर
अब आप खुद देख के समझ जाओ, ही इज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ही इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर। जो ये चाहेगा वही होगा, इस बेचारे की तो कुछ चलेगी ही नहीं कंपनी के मैटर्स में डिसीजन लेने में। तो जो ये चाहेगा वही होने लग जाएगा, तो माइनॉरिटी वालों की आवाज को दबा दिया जाता था। तो सर जो नया कंपनीज एक्ट है वो इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा इनके राइट्स का ज्यादा बेटर ध्यान रखता है इन कंपैरिजन टू द ओल्डर कंपनीज एक्ट। एग्जाम्पल समझ में आया क्या है? जिया बोरा, एग्जाम्पल समझ में आया क्यों इसकी आवाज दब रही थी माइनॉरिटी शेयर होल्डर? क्योंकि सर वोटिंग राइट ही 5% का था। तो फिर सर इसको कई बार एग्जिट लेना होता था तो ये एग्जिट भी नहीं ले पाता था, कोई डिसीजन लेना होता था डिसीजन भी नहीं ले पाता था। इसलिए तो सर ऐसी तीन चार बातें जो है, जैसे कि विसिल ब्लोअर्स का प्रोविजन भी किया गया ना। हु आर विसिल ब्लोअर्स? मान लो एक हमारे एक स्टूडेंट का नाम है सुहान गोयल, ठीक है। सुहान गोयल जो है वो एक बार सड़क से जा रहा था, तो सड़क पे से जा रहा था, किसी लड़की ने इसको देख के सीटी मार दी, तो वो विसिल ब्लोअर होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विसिल ब्लोअर कौन होता है कि सर जो कंपनीज के अंदर काम कर रहा है, मान लो कंपनी का सीईओ हुआ, मान लो कंपनी का कोई एक छोटा सा एम्प्लॉय हुआ, सर उसने देखा कि कंपनी के अंदर ये गड़बड़ी चल रही है, वो अंदर बैठा है ना, उसको पता पड़ गया कंपनी के अंदर गड़बड़ी चल रही है, तो बड़े लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए उसने सीटी बजाई, देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ही इज नोन एज दी विसिल ब्लोअर। ठीक है, ये वो नहीं है कि सड़क चलते अपन ने सीटी बजा दी तो वो विसिल ब्लोअर हो गया, ना 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 ना, वो वाला नहीं है। इस विसिल ब्लोअर का मतलब क्या है? ही इज ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दी वॉट एवर रॉन्ग थिंग्स आर गोइंग इनसाइड एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे कंपनीज एक्ट में विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। जनरली क्या होता है, मान लो कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान लो सुहान गोयल एक कंपनी में एम्प्लॉय, उसने अंदर सीटी बजा दी, अंदर सीटी बजा दी मतलब अंदर गड़बड़ चल रहा है इस बात का विसिल ब्लो कर दिया। तो अथॉरिटीज का ध्यान पड़ गया कि अच्छा कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, चलो चेकिंग करते हैं। तो बदले की भावना से सुहान गोयल को निकाल दिया जाता था, निकल जाओ तुम हमारी कंपनी से, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है तुम्हारा। सर अब इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा सुहान गोयल को, इसने तो उल्टा अच्छा काम किया है। विसिल ब्लोअर का लेटेस्ट एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना है आप लोगों ने? सर सबने ही सुना है, ये तो इतना मतलब मेजर बैंक है। बैंक्स जो है ना इंडिया में दो तरीके के होते हैं, मतलब मेजोरिटी, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है सर। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े दो बैंक्स जो हैं उनमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का नाम आता है। कभी ये नंबर वन बन जाता है, कभी ये नंबर वन बन जाता है। ठीक है सर। आईसीआईसीआई बैंक की एक अधिकारी, मतलब टॉप मोस्ट जो सीईओ थी, उनका नाम था श्रीमती चंदा कोचर। ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स को लोन देने के बदले में इनसे थोड़ा पैसा अपनी हस्बैंड की कंपनी में लगवा दिया। ठीक है, हस्बैंड की कंपनी में लगवा दिया, यानी हो क्या रहा है, तुम खुद समझदार हो। आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर ने मिस्टर एक्स को बोला लोन तभी दूंगी जब उसमें से थोड़ा पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे। तो ये गलत तरीके से लोन डिसबर्स किया जा रहा है या नहीं? हाँ सर, गलत तरीके से। तो अंदर बैठे हुए एक आदमी ने विसिल ब्लो कर दी, और इतनी शानदार विसिल ब्लोइंग थी ये, जैसे ही अथॉरिटीज को इस बारे में पता पड़ा, श्रीमती चंदा कोचर जी को इस्तीफा दे के जाना पड़ा। मतलब बैंक की टॉप मोस्ट लेडी को इस्तीफा दे के और घर बैठना पड़ गया, आज दिन तक घर ही बैठे हैं वो, क्योंकि विसिल ब्लोअर ने यह हालत कर दी उनकी। ठीक है। तो विसिल ब्लोअर से रिलेटेड प्रोविजंस नए कंपनीज एक्ट में डाले गए, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स से रिलेटेड डाले गए, क्लास एक्शन शूट अभी, और ये कंटेम्प्ररी और ये सब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत मेजर चेंजेस हुए पिछले कंपनीज एक्ट के कंपैरिजन में। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, हालांकि ये कोई पूछने वाला नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए कि अपन किस चीज से पाला पड़ रहा है अपना। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर, कि सर कंपनीज एक्ट किन किन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस पे, कंपनीज पे एप्लीकेबल है। इस पे क्वेश्चन, क्या जब तुम पढ़ोगे ना तुमको लगेगा ये क्या ही है यार, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, पर बिलीव मी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया लास्ट एग्जाम में। लास्ट एग्जाम में इस पे, लास्ट एक दो अटेम्प्ट्स में इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया, इसको भी नहीं छोड़ा कि कंपनीज एक्ट कैसी कैसी कंपनीज पे लागू होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देखो एक्ट का ये बड़ा कर दिया इन्होंने, मैंने कल तुमको सिखाया था ना, जब भी अपन कभी लॉ का रेफरेंस दे रहे होते हैं तो उसका ए बड़ा लिख देना चाहिए। सो द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, यानी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन किस किस पे लगेगा, पढ़ भाई। Companies incorporated under this act or under any previous company law. सर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस जो हैं, सबसे पहले तो उन पे लगेंगे, उन कंपनीज पे लगेंगे विच आर इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013, और या फिर उन कंपनीज पे विच आर फॉर्म्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो वो भी तो ऑटोमेटिकली कंपनीज हो गई हैं अंडर 2013 लॉ, तो उन पे भी लगेंगे। इसमें कुछ समझने का है? नहीं सर, कुछ समझने का नहीं। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Insurance companies, except where the provision for the said act are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or the IRDA Act 1999. सेकंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, पहला तो पढ़ा दिया, हाँ सर। दूसरा कि सर इंश्योरेंस कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस लगेंगे। सर वो भी तो कंपनी है, हाँ कोई बात नहीं, पर हमको तो ये ध्यान रखना है कि सर कैसी कैसी कंपनीज पे लगते हैं। सर सेकेंड वैरायटी सर इंश्योरेंस कंपनीज पे भी। अब सर इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना बेटा, इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसके लिए स्पेशल लॉज बने हुए हैं। कौन से लॉज बने हुए हैं कि सर एक तो बना हुआ है IRDA एक्ट, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। IRDA का मतलब क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर ये कौन होता है कि सर हर मार्केट का एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या होता है सर? आपके रूम में फैन है, आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है या एसी लगा हुआ है, हाँ सर, फैन की स्पीड को कंट्रोल करना होता है 1 2 3 4 5 में से कोई एक स्पीड, तो अपन क्या यूज करते हैं सर? फैन का रेगुलेटर काम में लेते हैं। रेगुलेटर होता है ना, गोल गोल घुमाते हैं तो वो स्पीड सही हो जाती है उसकी, जो भी सेट करनी होती है। तो वो रेगुलेटर फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के काम आता है या नहीं आता है? हाँ सर, रेगुलेट करता है किसी भी चीज को, उसको स्पीड को रेगुलेट मेंटेन करता है, जो उसको सही लगती है वह सेट करता है, ठीक है सर। सर तो अब हमारे पास में तीन मार्केट्स हैं। एक तो है अपने पास में मनी मार्केट प्लस बैंक्स। सर इस मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है कि सर RBI, नाम सुना हुआ है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स को भी रेगुलेट करता है और मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। मनी मार्केट क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है व्हाट इज मनी मार्केट? सर 1 साल से कम के लिए जब पैसा लिया और दिया जाता है तो वो मनी मार्केट में काउंट होता है, ठीक है। जिसको जरूरत है और जिसको लेना है और जिसके पास एक्सेस है वो कहाँ आके 1 साल के अंदर अंदर के लिए पैसा देते हैं? मनी मार्केट। दूसरा क्या है सर? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, नाम सुना है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम सुना है? श्रुति खरतड़े, रिचा जिया वोरा, नाम सुना है रे? तो ये किसको रेगुलेट करता है सर? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट क्या होता है कि सर जब किसी कंपनी को अपने शेयर्स किसी को इशू करके लिस्ट होने की इच्छा होती है BSE और NSE पे या कि कोई भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो कहां पर अपने शेयर्स को इशू करेंगी सर? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए जब पैसे की जरूरत है तो कहां से उठाया जाएगा? कैपिटल मार्केट से। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तो कहां से उठाया जाएगा? मनी मार्केट से। क्या ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट समझ में आया डिफरेंस? सर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि पैसे के लेने देने वाला जो मार्केट है, पैसे का लेने देने वाला जो मार्केट है। सर फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, एक तो होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। आज समझ में आ गया फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट? हाँ सर, मनी मार्केट 1 साल से छोटा वाला, कैपिटल मार्केट 1 साल से बड़ा वाला, ठीक है, या लॉन्ग टर्म वाला। कैपिटल मार्केट को ये बोलो लॉन्ग टर्म वाला, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप लोग सब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, कैपिटल को हमेशा
ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल, वो कैपिटल लॉन्ग टर्म तक कंपनी के साथ में चलती है या नहीं चलती है? हाँ सर। तो कैपिटल वर्ड को हमेशा लॉन्ग टर्म से एसोसिएट करना और मनी मार्केट को हमेशा शॉर्ट टर्म से एसोसिएट करना। सर मनी मार्केट या और बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है। जैसे पंखे की स्पीड को रेगुलेटर कम ज्यादा करता है, वैसे ही बैंक्स की स्पीड को और मनी मार्केट के प्लेयर्स को कौन कम ज्यादा उनकी स्पीड करता है? आरबीआई। सर सेबी कैपिटल मार्केट में किसी कंपनी को लिस्ट होना है, उससे रिलेटेड नजर कौन रखता है? कि सर सेबी रखता है। कम कर लो अपनी स्पीड, ज्यादा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कम कर लो। तो सर उसी तरीके से इंडिया में एक इंश्योरेंस कंपनीज का सेक्टर और है। तो इंश्योरेंस मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सर आईआरडीए इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, मान लीजिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है या एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी, उसको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मान लीजिए कंपनी है टाटा एआईजी, ये पॉलिसी तो भेज देती है लेकिन क्लेम आता है तो कभी क्लेम पे करती ही नहीं है अपने पॉलिसी होल्डर को। तो आप कहाँ शिकायत करोगे एज ए पॉलिसी होल्डर? सर आईआरडीए के पास में शिकायत करोगे। बात समझ में आई? आईआरडीए क्या है? हाँ सर, ये इंश्योरेंस सेक्टर की स्पीड को रेगुलेट करता है। तो सर मैं बोल रहा था इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड दो एक्ट्स हैं। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड दो एक्ट्स हैं, एक तो है आईआरडीए एक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या बताया था? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना अपने, एक तो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एक है आईआरडीए एक्ट 1999। तो आईआरडीए एक्ट तो हो गया 1999 और एक है इंश्योरेंस एक्ट 1938 लिखा हुआ। कि सर ये तो प्राइमरीली इसी सेक्टर के लिए दो एक्ट्स बनाए गए हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करेंगे, ठीक है सर। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 भी इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा क्योंकि वो एक कंपनी है, इसलिए। क्या ये फंडा समझ में आ गया? हाँ सर इजी है, क्या दिक्कत है? कि सर इंश्योरेंस कंपनीज पे ये स्पेशल एक्ट जो इंश्योरेंस के काम के हैं वो उनसे भी गवर्न होगी और कंपनीज एक्ट से भी गवर्न होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम है एक। क्या प्रॉब्लम है? सर मान लो एक कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, कोई एक ही सेम टॉपिक पे कंपनीज एक्ट बोलता है लेफ्ट तरफ जाओ, लेफ्ट डायरेक्शन में जाओ, और इंश्योरेंस एक्ट या आईआरडीए एक्ट बोलता है नहीं नहीं ऐसी सिचुएशन हो तो राइट डायरेक्शन में जाओ। तो बेचारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फंस जाएगी या नहीं फंस जाएगी? कि कंपनीज एक्ट की बात माने या इंश्योरेंस एक्ट की बात माने या आईआरडीए एक्ट की बात माने? मतलब विरोधाभास है। जो ये बोल रहे हैं और जो ये बोल रहे हैं उनमें आपस में विरोधी बात बोल रहे हैं, अपोजिट बात बोल रहे हैं। तो बेचारी कंपनीज एक्ट, सॉरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो तकलीफ में आ जाएगी कि मैं इसकी बात मानूं या इनकी बात मानूं। तो सर उसके लिए क्या लिखा हुआ है ये देखो, उसके लिए लिखा हुआ है कि सर इंश्योरेंस कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट। सर यदि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हैं, अपोजिट हैं जो कि इंश्योरेंस एक्ट या आईआरडीए एक्ट में लिखा हुआ है, तो फिर इनकी बात मानी जाएगी, फिर कंपनीज एक्ट की उस मामले में बात नहीं मानी जाएगी। क्यों सर ये भेदभाव क्यों? क्योंकि सर ये स्पेशलाइज्ड लॉ है जो केवल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ही बना है। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड लॉ है जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बना है, तो हम स्पेशलाइज्ड लॉ की बात मानेंगे rather देन नॉर्मल लॉ। ये बात समझ में आई? हाँ सर। मान लो, मान लो, अरे क्या मान लो सर, आगे भी तो बताओ। मान लो हमारे एंसल फर्नांडीज को, मिस्टर एंसल फर्नांडीज को लव हो गया है, ठीक है। तो सर अब ये हार्ट की प्रॉब्लम लेके किसी फिजिशियन के पास में जाएगा, सर मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे हार्ट में, ठीक है। अब हार्ट वाला डॉक्टर बोलेगा बेटा ये तो एक स्पेशल केस है, तू हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में जा, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में जा, ठीक है। हार्ट स्पेशलिस्ट कौन? कार्डियो कार्डियक डॉक्टर जिसको अपन बोलते हैं ना, वो।
सर कौन ज्यादा अच्छा जानता है हार्ट के बारे में, ये जानता है ना, ये तो नॉर्मल बात करेगा। इसके पास आप कोई भी बीमारी लेके चले जाओगे, ये नॉर्मली ट्रीट कर देगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा अपने को स्पेशलाइज्ड उसकी जरूरत है, तो अपन स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं और उसकी बात ज्यादा सही मानी जाती है। उसी तरीके से जब एक कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनीज एक्ट तो हर कंपनी को लेके नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन सर जब हमको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हम स्पेशलाइजेशन के वाले के पास में जाएंगे ना, तो सर इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट। अब कंसेप्ट समझ में आ गया, अब याद रह जाएगा ना। यस सर, जहां पर भी दोनों अपोजिट जा रहे हो वहां स्पेशलाइज्ड लॉ को मानेंगे अपन। चलिए, आंसर समझ में आ गया। अरे तू तो आज क्लास में नहीं आने वाला था ना, फिर आ कैसे गया? सर जल्दी रखा तो आ गया। जल्दी रखा तो आ गया। चलिए नेक्स्ट। सर बैंकिंग कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, लेकिन सेम कहानी। सर जहां पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 राइट जाने का बोल रहा है और कंपनीज एक्ट लेफ्ट जाने का बोल रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं, वहां पर किसके प्रोविजंस माने जाएंगे? सर स्पेशलाइज्ड आदमी के, स्पेशलाइज्ड लॉ की बात मानी जाएगी। क्या सर बैंकिंग कंपनीज पे भी applicable होगा कंपनीज एक्ट, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the Banking Regulation Act 1949? Got this point or not? Yes sir, same like above. दक्ष अग्रवाल, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Alright. नेक्स्ट, कंपनीज engaged in the generation or supply of electricity। देखो, तुम्हारे महाराष्ट्र साइड में थोड़ी सी पोजीशन अलग है, जहां पर प्राइवेट कंपनीज आर एंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक टाटा पावर या ऐसी कोई कंपनी का नाम सुना होगा ना आपने, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर। जनरली दूसरी जगह जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान है, तो यहाँ पर मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज एंड एंटिटीज ही होती है ना, वही जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम देखती है। हाँ, थोड़ी बहुत प्राइवेट कंपनीज भी देखने लगती है। तो सर ऐसी पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन पे भी ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। सर बस फिर वही बात, सर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में कोई बात अपोजिट लिखी हुई गई है, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात मानी जाएगी, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट है उसी पर्पस के लिए। अदरवाइज इसके भी प्रोविजंस लगेंगे, इसके भी लगेंगे। ठीक है, तो सर इन पे भी, तो सर अभी तक चार चीजें पढ़ ली अपन ने। नॉर्मल कंपनीज पे लगेंगे सर, ठीक है, नॉर्मल कंपनीज पे लगेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज पे लगेंगे एक्सेप्ट जहां इसके अपोजिट हो रही है, बैंकिंग कंपनीज पे लगेंगे एक्सेप्ट सर जहां ये अपोजिट बात कर रहा हो, सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड जनरेशन कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जहां अपोजिट बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। Any other companies governed by any special act for the time being in force. सर बहुत बड़ा पॉइंट कवर कर लिया। कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी which is governed by any special act for the time being in force। सर ये एक्ट कहां पर कैसे बनता है रे? एक्ट यानी कि लॉ कैसे बनता है? सर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून है, तो सर वो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे, वहां से बनेगा। ठीक है सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में एक्ट पास करके भी कुछ कंपनीज बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी, विधानसभा सुनिए ना आपने, जो कि राज्य की गवर्नमेंट वहां से ऑपरेट करती है, विधानसभा से चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं, पॉलिटिशियंस वहां जाते हैं और वो लॉ बनाते हैं पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो सर विधानसभा से कोई लॉ पास हुआ है, प्लस गवर्नर का या प्रेसिडेंट का उस पर सिग्नेचर हुआ है, ठीक है, तो फिर वो स्पेशल पार्लियामेंट या विधानसभा में अपन एक एक्ट पास करके कोई कंपनी बनाते हैं या कोई कॉरपोरेशन बनाते हैं, तो सर उस पे वो एक्ट लागू होगा। उसके साथ में सर कंपनीज एक्ट भी लग जाएगा यदि वो है। एनी क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ो, एनी अदर कंपनी, सर कोई भी दूसरी कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट,
यानी कि कोई स्पेशल कानून से गवर्न होती है जो। तो सर एक्ट का मतलब क्या है? कानून। कानून कहाँ बनते हैं? सेंटर के कानून है तो पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्लस जो भी पहले प्रोसेस होता है। और यदि स्टेट का कानून है तो सर स्टेट में स्पेशल एक्ट पास करके और उसके थ्रू भी कंपनीज बनाई जाती है पार्लियामेंट के एक्ट से। कैसे सर? आपकी बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ। तो देख लो यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मान लो ये हमारे इंडिया के मैप का निचला हिस्सा है, यहां पर आ गया महाराष्ट्र और यहां पर आ गया गुजरात। ठीक है, दोनों अपनी बॉर्डर्स शेयर कर रहे हैं, कुछ मतलब इस तरीके से बॉर्डर शेयर। तो सर यहां पर एक नदी बहती है, तो अब उस नदी में दोनों स्टेट या तो गुजरात और महाराष्ट्र लड़ते रहे कि इसका इतना पानी हमारा होएगा, इतना पानी हमारा होएगा। ठीक है, मैंने कहा यार लड़ाई नहीं करना, नेचुरल रिसोर्स है, मिल बांट के खाते हैं। ठीक है सर। तो दोनों स्टेट्स ने मिलके एक, इन्होंने भी अपने यहाँ पर एक एक्ट पास किया और इन्होंने भी अपने यहाँ पर एक एक्ट पास की, वही एक्ट पास किया और उससे एक स्पेशल कंपनी बनाई। स्पेशल कंपनी बनाई जिसका पर्पस क्या था? इस नदी के पानी के बंटवारे को लेके था। ठीक है, तो सर समझ में आया स्पेशल एक्ट पास करके क्यों कंपनीज बनती हैं? हाँ सर, बहुत बार पर्पसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमको करनी पड़ती है ये सब काम। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स को पास करके बनाई गई है, तो सर उस पे भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे। कोई इसमें बहुत बड़ी बात है? नहीं सर, नहीं है। लास्ट पॉइंट पढ़ो भाई। Such body corporate which are incorporated by any act for time being in force and as the central government may may be by notification specify in this behalf. Such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as the central government may by notification specify in this behalf। अब सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए समझो कि सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। हालांकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बट मैं अभी आपको बहुत ही लेमन तरीके से समझाऊंगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। बता चुका हूं आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर कंपनी अपने बनाने वालों से सेपरेट हो जाती है जिस दिन इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करी जाती है। हाँ सर, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में आ गई, तो कंपनी इज अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। इसी तरीके से LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कैसे? कि सर ये चार पार्टनर्स आए, इन्होंने मिलके एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोली। जिस दिन ये रजिस्टर हो जाएगी और इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ मैं बन गई हूं, उस दिन ये अलग से एक कॉर्पोरेट बॉडी, सेपरेट पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सेपरेट किससे? अपने पार्टनर्स से। तो सर LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो हम चार पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं, दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं, क्या पार्टनर्स और पार्टनरशिप अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, या फिर पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर कंसिडर्ड एज सेम? क्या ये पार्टनर्स और ये पार्टनरशिप अलग? पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप अ सेपरेट पर्सन इनटू द आइज ऑफ लॉ? 1932 वाली के अंडर जो बनाई हुई है? नहीं सर, पार्टनरशिप कंपनी जैसे सेपरेट पर्सन नहीं होती है, नहीं होती है। कभी सुना है इस बारे में? पहले सुना होगा ना अकाउंट्स में या कहीं पर। सर पार्टनर्स और पार्टनरशिप सेपरेट नहीं होते हैं कानून की आंखों में। तो पार्टनरशिप की जितनी भी देनदारियां हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, यदि वो पार्टनरशिप नहीं चुका पा रही है, सर पार्टनर्स को अपने घर बार का सामान बेच के चुकानी पड़ेगी। पढ़ा है ना ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी? पढ़ा है ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी? जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती है, कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की होती है। यदि एसेट्स 1 लाख रुपए की है और लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की है, तो सर कंपनी से ही ले सकते हो आप, कंपनी से ही ले सकते हो आप, इसके मेंबर से बचा हुआ 1 लाख रुपया नहीं ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? क्यों ऐसा क्यों है सर?
क्योंकि ये एक सेपरेट पर्सन है, ये एसेट्स भी इसकी और ये लाइबिलिटीज की भी इसकी हैं, तो आप इसी से मांग सकते हो। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज अ सेपरेट पर्सन इनटू द आइज ऑफ लॉ, सेपरेट फ्रॉम हुम इट इज मेड। तो सर अपन ने क्या पढ़ा, बॉडी कॉर्पोरेट का ब्रॉड मीनिंग समझा दिया कि सर कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ सर कंपनी है। एलएलपी है क्या बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ सर वो भी है। क्या सर पार्टनरशिप 1932 वाली बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सबको आया रे? कहाँ चले गए, ऋचा बांगड़, जिया वोरा, सुहान गोयल, फर्नांडिस, यस। चलिए जी आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम्म। तो सर सच बॉडी कॉर्पोरेट समझ में आ गया ना, हाँ सर, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स वो सेपरेट एक जो होती है वो, ठीक है सर। तो सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, सर उनको किसी भी एक्ट से, किसी कानून से बनाया गया फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि उस पे कंपनीज एक्ट की ये धाराएं लगेंगी, उस पे भी ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। और समझाता हूं 1 मिनट के लिए, मेरा टाइम पूरा हो गया तो जूम मीटिंग के सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।